नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी यूपी के मेरठ जिले से है। दोस्तों, ये घटना 22-23 मई सन 2008 की है। घटना में इश्क, बेवफाई, बदला और 3 कत्ल शामिल हैं। मेरठ में 17 साल पहले एक तिहरा हत्याकांड हुआ था। इसमें धर्म, राजनीति, प्यार से लेकर हर वो एंगल जुड़ा है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। रात आधी पार हो चुकी थी। पार्टी शबाब पर थी। सभी की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। एकाएक सुधीर बोला, सुनील, ये कैसा यार है तेरा? पार्टी छोड़कर घर में घुसकर बैठा है। बुला इसे, यह तो बेइज्जती की बात है। सुनील को अब पार्टी का माहौल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन सुधीर बार बार अपनी बेइज्जती का हवाला देकर उसके ऊपर दबाव बढ़ाने लगा। आखिरकार सुनील बाहर निकला और उसने इजलाल के घर के नीचे जाकर उसे आवाज लगाई। थोड़ी देर में इजलाल आया तो सुधीर ने अपनी दोस्ती को लेकर उस पर ताना कसा। थोड़ी देर के बाद गर्मा गर्मी से बात शीबा तक आ गई। दोस्तों, इस शीबा को याद रखिएगा, आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इजलाल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपनी अंटी से पिस्टल निकाला और सुधीर को निशाना बनाकर गोली मार दी। सब लोग अवाक रह गए। फिर इजलाल जोर से चिल्लाया, इन सालों को पकड़ के सामने वाले कमरे में डालो। आज यहां से निकलकर कोई नहीं जाएगा। सारा पुराना हिसाब चुकता करेंगे। गोली लगने के बाद सुधीर निडाल होकर जमीन पर गिर चुका था। सुनील और पुनीत ने जान बचाने के लिए अंधेरे में ही भागना शुरू किया, लेकिन इजलाल के 1 दर्जन गुर्गों के सामने अनजाने इलाके में बचकर कौन भाग सकता था? तो दोस्तों, बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। हुआ भी यही। सुनील और पुनीत मेरठ के गुदड़ी बाजार की संकरी गलियों में फंसकर रह गए। गुर्गों ने उन्हें दबोचा, इजलाल के सामने पेश किया। दोस्तों, नज़ारा बिल्कुल एक कबीले की अदालत जैसा था। इजलाल के इशारे पर उसके गुर्गों ने मीट काटने वाले कई चाकू निकाल लिए। सुनील और पुनीत अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे, लेकिन इस सुनसान अंधेरे में उनकी पुकार कौन सुनता? इजलाल ने सुनील और पुनीत को कत्ल करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में पहाड़ के गुर्गों ने सुनील और पुनीत के गले चाक दिए, मतलब काट दिए। दोनों के शरीर थोड़ी देर के लिए छटपटाते रहे और फिर ठंडे पड़ गए। पूरी सड़क और उसके दोनों ओर नालियों में ताजा खून की धार बह रही थी। 23 मई 2008 की अगली सुबह बागपत के बलौनी गांव के जंगल में कई गाड़ियों की हलचल दिखाई दी। सड़क से कुछ दूरी पर एक कार हिंड नदी की ओर बढ़ी जा रही थी। तभी कीचड़ में टायर फंस गए। काफी देर मशक्कत के बाद भी जब कार नहीं निकली तो सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी गाड़ी से एक आवाज आई, यहां से चलो। सभी गाड़ियां सड़क के किनारे इकट्ठा हुईं और मुड़कर मेरठ की तरफ निकल गईं। थोड़ी दूर पर अपनी कार में बैठे बागपत के दुष्यंत तोमर यह सब देख रहे थे। गाड़ियों का काफिला दूर निकल जाने के बाद उन्होंने नदी के पास खड़ी कार की ओर देखा तो उन्हें वह कुछ जानी पहचानी सी लगी। अनहोनी की आशंका मन में समेटे वह कार के पास पहुंचे और अंदर झांका। अंदर झांकने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार की पिछली सीट पर लाश औंधी मुंह पड़ी थी। वह पीछे लौटे और पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में मौके पर बलौनी थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिग्गी में भी 2 लाशें मिली। पुलिस के साथ जब दुष्यंत ने लाशों को गौर से देखा तो उनका गला रुंध आया। ये दोनों लाशें मेरठ कॉलेज के छात्र सुधीर और पुनीत गिरी की थी। तीसरा दोस्त सुनील ढाका था। दुष्यंत इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और साथ में लीडर भी थे। इधर मेरठ में सुबह से ही सुधीर और सुनील पुनीत को उनके घर वाले तलाश कर रहे थे। मतलब तीनों की तलाश जारी थी। दोस्तों, चर्चा थी कि शहर के विक्टोरिया पार्क के स्विमिंग पूल में वो नहा रहे थे। तीनों दोस्तों को आधी रात के वक्त मीट कारोबारी हाजी इजलाल अपने साथ पार्टी कराने के लिए ले गया था, लेकिन बाद में उनका पता नहीं चला। सुधीर मेरठ कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा था। बागपत के सिरसलगढ़ का रहने वाला था। पुनीत मेरठ के परीक्षितगढ़ का रहने वाला था और मेरठ कॉलेज में MCOM सेकेंड ईयर का छात्र था। वहीं सुनील ढाका मेरठ के जागृति विहार का रहने वाले थे और रेलवे में ठेकेदारी करते थे। हाजी इजलाल मेरठ का बड़ा मीट कारोबारी और बहुजन समाज पार्टी का नेता था। इजलाल के चाचा हाजी अखलाक
ने 80 के दशक में अपना मीट का कारोबार शुरू किया था। सत्ता की बैसाखी के सहारे इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1993 में वह जनता दल के टिकट से मेरठ विधानसभा सीट से विधायक भी बने। 2000 में बसपा के टिकट पर हाजी अखलाक के बेटे और इजलाल के चचेरे भाई शाहिद अखलाक मेरठ में मेयर चुने गए। 2004 में वह बसपा के टिकट पर लोकसभा में भी पहुंच गए। इजलाल की मां हज्जन जुबैदा भी मेरठ नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ चुकी थी। हत्या से पहले इजलाल खुद बसपा से चुनाव लड़ना चाहता था और टिकट के लिए आवेदन भी कर रखा था। पूरा परिवार बसपा को समर्पित था, इसलिए मायावती की सरकार में तूती बोलती थी अखलाक फैमिली की। पुलिस जांच में जुटी थी, तभी एक बड़ा सबूत मिला। गुदरी बाजार से लेकर बागपत के जंगल तक देवेंद्र आहूजा उर्फ नन्नू ड्राइवर पूरी वारदात में कातिलों का हमसाया रहा। इजलाल का पुराना ड्राइवर था। देवेंद्र लाशों से भरी गाड़ी छोड़ने के बाद जब वह घर पहुंचा तो उसे खौफ के चलते बुखार आ गया। उसकी हालत देखकर जब घर वालों ने पूछना शुरू किया तो वह बहुत देर तक राज को राज न रख पाया और पूरी बात बता दी। घर वाले उसे पुलिस के पास लेकर गए। मामला हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार से जुड़ा था। ऐसे में पुलिस ने देवेंद्र को चुपचाप अपने घर में बने रहने की हिदायत देकर थाने से भेज दिया। देवेंद्र से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस गुदरी बाजार में मौका वारदात तलाशने पहुंच गई। बागपत पुलिस ने बलौनी थाने में ट्रिपल मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मृतकों के घर वालों की मांग पर केस को मेरठ शहर कोतवाली ट्रांसफर कर दिया गया। जब इजलाल हाथ नहीं आया तो मेरठ पुलिस पर उसे साजिशन बचाने का आरोप लगने लगा। मेरठ कॉलेज के छात्रों ने बाजार बंद करा दिए। पुलिस पर दबाव बना तो इजलाल को सरेंडर करने की कोशिशें तेज हो गईं। मामले की जांच शहर कोतवाली से हटकर सदर बाजार के थानेदार DK बालियान को दे दी गई। बालियान ईमानदार छवि के पुलिस अफसर माने जाते थे। उन्होंने तफ्तीश शुरू की और पुख्ता सबूत इकट्ठा करके पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी। हाजी इजलाल के समेत 14 आरोपियों के खिलाफ 21 अक्टूबर 2008 को चार्जशीट फाइल की गई। सबसे बड़ा सवाल था कि सुधीर और उसके दोस्तों को हाजी इजलाल से आखिर क्या अदावत थी। दरअसल मेरठ के सैन्य इलाके से सटा गंगानगर उन दिनों धीरे धीरे आकार ले रहा था। यहाँ के राधा गार्डन में किराए की एक कोठी में खूबसूरत शीबा सिरोही रहती थी। वह भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। पति भी सेना में बड़े अफसर थे। नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी उनकी। पति पत्नी के बीच इस भौगोलिक दूरी ने कहानी में एक प्रेम की आमद कराई। हाजी इजलाल चूंकि शादीशुदा था, लेकिन खूबसूरत हसीनाओं से रिश्ते रखना उसकी फितरत थी। एक मामूली सी मुलाकात के बाद शीबा से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। शीबा के हुस्न के जाल में इजलाल इस तरह गिरफ्तार हुआ कि उसने उसे एक कोठी किराए पर लेकर दी, जहां दोनों वक्त बिताते थे। लग्जरी गाड़ियां, महंगे कपड़े, हर वो चीज़ जो शीबा की ख्वाहिश होती, इजलाल उसको चुटकी में पूरा कर देता। वक्त बीतता गया। शीबा के लिए इजलाल जैसे रिश्ते अब फैशन बनने लगे। सुधीर उज्जवल के एक साथी से शीबा की दोस्ती हो गई। वह इजलाल की गैरहाजिरी में शीबा की कोठी पर आता जाता था। उसे इजलाल का शीबा के पास आना खटकने लगा था। उसने सुधीर से इस बात का जिक्र किया। सुधीर और उसके दोस्तों ने इजलाल को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान गंगानगर और शहर के बेगम ब्रिज पर 2 बार इजलाल से सुधीर और उसके साथियों का आमना सामना हुआ। दोनों बार सुधीर और उसके दोस्त इजलाल पर भारी पड़े। शीबा जाट जाति से थी और उसे चाहने वाला सुधीर का दोस्त भी उसी बिरादरी से था। सुधीर और उसका दूसरा दोस्त सुनील ढाका भी जाट थे। उन्हें ऐतराज इस बात से था कि इजलाल के मुस्लिम होते हुए भी शीबा उसके प्यार की गिरफ्त में क्यों है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल था। शीबा, जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया था, इसे लेकर शीबा को भी एक आध बार चेतावनी दी गई। इधर 2 बार के टकराव के बाद इजलाल समझ चुका था कि जाट लैंड पर जाटों से टकराना उसकी कुव्वत के बाहर है। भले ही राज्य में उसकी पार्टी की सरकार हो, इसलिए उसने सुनील और पुनीत के परिवार से मिलकर समझौते की चौसर बिछाई। परिवार की मौजूदगी में समझौता हुआ और सुधीर और उसके दोस्तों ने इजलाल से हाथ मिला लिया। अब इस नई दोस्ती के नाम पार्टियां होने लगी, लेकिन इजलाल के दिल के अंदर बदले के अंगारे सुलग रहे थे। 22-23 मई 2008 की रात वो मौका आया। सुधीर और उसके साथियों को बिरयानी की दावत के लिए इजलाल अपनी कोठी पर ले गया और हत्याकांड को अंजाम दिया। केस की तफ्तीश में सत्ता से लेकर पैसे तक का भरपूर इस्तेमाल हुआ। पुलिस के बड़े अफसर तक इजलाल
के पैसे और रसूख की गिरफ्त में थे। जांच कर रहे डीके बालियान पर एक बड़े अफसर ने 3 आरोपियों के नाम हटाने का दबाव बनाया। इन आरोपियों में इजलाल के 2 सगे भाई और एक बहनोई बदरुद्दीन था। बालियान ने विरोध किया तो उसका ट्रांसफर कानपुर कर दिया गया। मामला सरकार के कानों तक पहुंचा। डीके बालियान को वापस मेरठ भेजा गया और बड़े अफसर को मेरठ से बाहर। इजलाल की नाटकीय गिरफ्तारी को लेकर मीडिया और पुलिस पर भी आरोप लगे। शहर कोतवाली के प्रभारी और इलाके के सीओ को इजलाल की गिरफ्तारी के बाद उनके पद से हटा दिया गया। इजलाल को एनकाउंटर से बचाने के लिए उसकी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट मेरठ और बागपत पुलिस के कुछ अफसरों ने मीडिया के साथ मिलकर रची थी। 17 साल पुराने इस हत्याकांड में पुलिस ने इजलाल, उसके 2 भाइयों, एक बहनोई, 4 नौकर, 5 गुर्गों और शीबा सिरोही के खिलाफ सबूत हासिल किए हैं। पुलिस ने इजलाल को गैंगस्टर एक्ट की धारा में भी निरुद्ध किया गया है। उसके साथियों को उसके गैंग का सदस्य माना है। 14 जुलाई 2010 से केस में गवाही शुरू हुई। आखिरी गवाह ने 2020 में अपनी अब बीती बयां की। आखिरी गवाह ने 2020 में अपनी आप बीती बयां की। 5 आरोपी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। वहीं इजलाल और उसके कई साथी बरसों से जेल की सलाखों के पीछे बंद अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और किस तरीके से उसकी तफ्तीश हुई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपको मिल सके।